तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। धीमी धीमी बारिश की बूंदें जमीन पर बरस रही थी। तभी स्कूल में एक जिला कलेक्टर की गाड़ी सायरन देते हुए आकर रुकती है। उस सायरन की आवाज़ को सुनकर स्कूल में उपस्थित सभी स्टाफ और बच्चे हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी आज इस सरकारी स्कूल में क्यों आए हैं। उसके बाद गाड़ी से जिला कलेक्टर उतरते हैं और डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर वे एक टीचर के बारे में जानकारी लेते हैं जिनका नाम शीतल होता है। शीतल सर के बारे में जैसे ही वो जिला कलेक्टर जानकारी देते हैं तो प्रिंसिपल भी हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से टीचर में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है। वो तो उनसे पूछ ही लेते हैं कि आपको उनसे क्या काम है। तो जिला कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपये लौटाने हैं, इसीलिए मैं उनके बारे में जानकारी कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि वो तो यहाँ से काफ़ी समय पहले ही रिटायर होकर जा चुके हैं। अब वो यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आते, लेकिन मैं आपको उनका एड्रेस निकाल कर दे देता हूँ। आप उनसे घर जाकर मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप जल्दी से उनका एड्रेस मुझे दे दो। तो ये बात सुनने के बाद प्रिंसिपल सर और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी एक टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों है। तो फिर से पूछ लेते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप शीतल सर से मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं और कितना पैसा आपने उनसे ले रखा था। इसके बाद जो जिला कलेक्टर होते हैं वो एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को बताने लग जाते हैं। वो बताते हैं कि सर, कुछ सालों पहले मैं भी इस स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन क्लास में शीतल सर ने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि अगर तुम सभी को 100 रुपये दे मिल जाएं तो तुम उन 100 रुपयों का क्या करोगे। तो इस सवाल का जवाब में सभी ने अपने अलग अलग तरह से जवाब दिए। कुछ स्टूडेंट ने तो कहा कि सर, हम उन पैसों की चॉकलेट खाएंगे। तो कुछ ने कहा कि सर, हम उन पैसों से झूला झूलेंगे। तो कुछ वीडियो गेम खरीदना चाहते थे। तो कुछ अपने लिए उन पैसों से खिलौना खरीदने का बोलते हैं। तो अब मेरे बताने का नंबर आया तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैं तो अपनी माँ के लिए उनकी आँखों का चश्मा बनवा कर दूंगा, क्योंकि वो जब दूसरों के कपड़ों को सिलाई करती हैं तो आँखें कमज़ोर होने के कारण उन्हें थोड़ा कम दिखाई पड़ता है और अक्सर उनके हाथों में सुई चुभती रहती है। अब इस जवाब को सुनने के बाद शीतल सर अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा, ऐसा क्यों? तुम्हारी माँ की आँखों के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं। तुम्हें उन पैसों से अपने लिए कुछ खेलने का खिलौना या कोई खाने की तुम्हारी पसंदीदा चीज़ भी खरीद सकते हो। वो इसके बाद वो लड़का कहता है, जो कि अब एक जिला कलेक्टर बन चुका था, कि सर, मेरे पिताजी की मौत तो मेरे बचपन में ही हो गई थी। पिताजी के गुजरने के बाद मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया और वही मुझे पढ़ा लिखा रही हैं। वो दूसरों के घरों में काम करके और कपड़ों की सिलाई करके मेरा खर्च पूरा करती हैं। उनकी आंखें अब थोड़ा कमज़ोर हो चुकी है, तो अगर उनकी आंखों के लिए चश्मा बन जाएगा तो सुई में धागा डालते हुए सुई के हाथों में नहीं चुभेंगी। अब इन सब बातों को सुनकर शीतल सर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और बड़े ही प्यार से उस बच्चे को
अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, जो जवाब आज तुमने दिया है उससे पता चलता है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो, और जहाँ तक मेरा अनुमान है तुम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। उसके बाद शीतल सर उस बच्चे को 100 रुपये की बजाय 200 रुपये देते हैं। कहते हैं कि बेटा, ये रुपया तो मैं तुम्हें अपने वादे के अनुसार दे रहा हूँ, और ये जो 100 रुपये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इनको भी अपने पास रखो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे लौटा देना। इसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद शीतल सर ने मेरी कई बार मदद की थी। जब स्कूल में फ्री की ड्रेस मिला करती थी और मुझे फ्री में पढ़ने के लिए किताबें भी दिला दिया करते थे। कभी कभी मुझे पहनने के लिए जूते भी दिलवाते थे। उनके बहुत ही एहसानात मुझ पर हैं। मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसी वजह से मैं आज उनसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ, उनके पैसों को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को प्रिंसिपल सर भी सुनते हैं तो वो भी भावुक हो जाते हैं, और इधर इस बात को सुनाते हुए कलेक्टर साहब भी रोने लग जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर के पुराने रजिस्टर में से शीतल सर का एड्रेस निकाल कर कलेक्टर साहब को देते हुए इसके बाद कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर उस दिए गए एड्रेस पर जाने लगते हैं। थोड़ी देर का सफ़र तय करने के बाद वो उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर पता चलता है कि वो तो यहाँ से अपना घर बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। पास पड़ोसी वालों से जानकारी की तो उनका वर्तमान एड्रेस भी मिल जाता है। उसके बाद कलेक्टर साहब उस शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो शहर भी पहुंच जाते हैं और बताए हुए एड्रेस के मुताबिक एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से एक लड़का बाहर आकर बोलता है कि जी बताइए, आपको किससे मिलना था। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे तो शीतल सर से मुलाकात करनी थी, क्या वो घर पर हैं? क्या शीतल सर का घर यही है? अब इस बात को सुनकर शीतल सर का लड़का हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर इन्हें पिताजी से ऐसा क्या काम है, क्योंकि शीतल सर का लड़का बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता। उसने अपने पिताजी को घर से बाहर निकालकर एक बुद्ध आश्रम में छोड़ देता है। वो खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस घर में रहता है, लेकिन अपने पिताजी को एक वृद्ध आश्रम में छोड़ रखा था। गरीब 3-4 सालों से वो अपने पिताजी से मिला भी नहीं था, उसे कोई खबर नहीं भी थी पिताजी अब कैसे हैं, जिंदा हैं भी या नहीं। तो वो पूछता है कि आपको बाबूजी से क्यों मिलना है, क्या काम है? कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपए लौटाने हैं और इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो पैसों की बात सुनकर उसके दिल में लालच आ जाता है। वो कहता है कि जो कुछ भी पैसे हैं मुझे दे दीजिए, मैं वो पैसा उन्हें को दे दूँगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। लेकिन कलेक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं और जिद करते हैं कि मुझे सच सच बताओ, वो फ़िलहाल रहते कहाँ हैं। तो फिर शीतल सर का बेटा सच्चाई उगल ही देता है कि उनसे अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ रखा है। अब कलेक्टर साहब उनके नालायक बेटे को वृद्ध आश्रम का पता पूछते हैं और तुरंत वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो आश्रम के मैनेजर से बातचीत करके शीतल सर के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें शीतल सर के कमरे का
नंबर पता चल जाता है। कलेक्टर साहब अपने सिक्योरिटी गार्ड को वहीं रोककर खुद अकेले ही उस कमरे में जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि शीतल सर कमरे में एक बेड पर लेटे हुए हैं और देखने में भी बहुत बीमार और कमज़ोर दिखाई देते हैं। उनके पास जाकर कलेक्टर साहब उनके पैरों को छूते हैं तो शीतल सर कहते हैं कि बेटा, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो? इतना कहते हुए वो बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि सर, मेरा नाम अनमोल है और एक समय था जब मैं आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। तो शीतल सर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं तो उनकी याददाश्त अब कमज़ोर हो चुकी हुई थी, लेकिन वो उसे पहचान जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसको मैंने 200 रुपये दिए थे उसकी माँ की आंखों का चश्मा बनवाने के लिए। तो वो एकदम से कहते हैं कि अच्छा बेटा, तुम वही अनमोल हो जिसको मैंने एक बार 200 रुपये दिए थे चश्मा बनवाने के लिए। तो इस पर अनमोल कहता है कि हाँ सर, मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने 200 रुपये दिए थे और कहा था कि 100 रुपये का चश्मा बनवा लेना और 100 रुपये अपने पास रखना। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे लौटा देना। आपने कई दफ़ा मेरी इसी तरह से सहायता की थी और मैं आज आपके पास उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को शीतल सर सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है और आंखों से आंसुओं की लड़ी टपकने लगती है। शीतल सर को रोता देख अनमोल सर भी हैरान हो जाते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि सर, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? उसके बाद शीतल सर अपनी आप बीती अपनी पूरी कहानी कलेक्टर अनमोल को बताते लगते हैं। वो बताते हुए कहते हैं कि बेटा, उस समय मैंने तुम्हें सिर्फ 200 रुपये दिए थे, जो कि तुम्हें आज इतने समय बाद भी याद है, और एक मेरी अपनी सगी औलाद है जिसको मैंने पालन पोषण कर बड़ा किया। अपने पिता होने का हर फर्ज मैंने बखूबी निभाया, लेकिन फिर भी उसने मेरी कोई कदर ना की। वो मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा और मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में लाकर छोड़कर चला गया। और एक तुम भी किसी माँ बाप के बेटे हो जिसको मैंने पैसे दिए थे, तो तुम आज उन पैसों को लौटाने के लिए यहाँ आए हो। अब अनमोल सर उनके आंखों से आंसू साफ करते हुए उन्हें दिलासा देते हैं। तो शीतल सर अनमोल से उसका हाल चाल देते हुए और पूछते हैं कि बेटा, अब तुम क्या करते हो? तो अनमोल बताते हैं कि सर, मैं आगे की पढ़ाई को जारी रखा और मेहनत मजदूरी करके अपनी फ़ीस को जमा करते हुए खूब लगन के साथ पढ़ाई की और आज एक जिला कलेक्टर बन गया हूँ। अब शीतल सर ये बात सुनते ही वो अनमोल की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक कामयाब इंसान बन गए। अब इसके बाद दोनों बहुत देर तक बैठे हुए ऐसे ही बातचीत करते हैं। बातचीत ख़त्म करने के बाद जो अनमोल होता है वो शीतल सर को कहता है कि सर, अब आप सभी सामान बैग में पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। इस बात को सुनकर शीतल सर चश्मे में पड़ जाते हैं। वो पूछते हैं कि बेटा अनमोल, तुम मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम से कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि कहीं नहीं सर, आपको एक अच्छी जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए। उसके बाद अनमोल वृद्ध आश्रम के मैनेजर से बात करके उन्हें वहाँ से लेकर अपनी गाड़ी में बैठाता है
और सीधा अपने घर की तरफ को चला लेता है। घर पहुंचता है तो दोस्तों कलेक्टर साहब का बहुत ही बड़ा एक घर होता है। घर के अंदर उनके 2 बच्चे खेल रहे होते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी सायरन देते हुए घर के बाहर गेट पर जाती है तो दोनों बच्चे बाहर भागते हुए आते हैं, पापा पापा आ गए आप। इसके बाद अनमोल अपनी गाड़ी से उतरता है और साथ में ही शीतल सर को भी गाड़ी से उतार कर लेता है और कहता है कि सर आज के बाद से आप अपना और आपका आप यहीं हमारे साथ रहेंगे कि वृद्ध आश्रम में। अब आप जैसे ही शीतल सर अनमोल के मुंह से इतना बड़ी बात सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो भावुक हो जाते हैं और दुआएं देने लगते हैं। एक बार फिर से उनकी आंखें भर जाती है और फिर कलेक्टर साहब उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और चुप कराते हैं। इतने में ही अनमोल की माँ और पत्नी भी बाहर आ जाती है। उसके बाद ये सब लोग शीतल सर को भी अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। अनमोल उन्हें अच्छे से नहलाता है, नए कपड़े पहनाकर उन्हें बहुत बढ़िया से अपने घर में रखता है। कलेक्टर साहब की माँ और उनकी पत्नी को भी शीतल सर के बारे में सब कुछ मालूम था कि कभी उन्होंने हमारे बेटे की पढ़ाई में बहुत मदद की थी और माँ को चश्मा बनवाने के लिए भी 100 रुपये दिए थे। हर तरह से उन्होंने अनमोल की सहायता की हुई थी, तो इसलिए उनकी माँ और पत्नी भी उनका बहुत सम्मान करती हैं। कलेक्टर साहब शीतल सर की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उनके दोनों बच्चे उनके साथ खूब मौज मस्ती साथ खेलते थे और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और मान सम्मान दिया था। अब जब शीतल सर कभी अकेले में बैठकर अपने बेटे के बारे में सोचते और फिर इसी बेटे के बारे में सोचते जिसको केवल कभी 100 रुपये देकर मदद की थी और आज उसने उन पैसों की कीमत को कुछ ऐसे अदा किया। जब भी वो इन सब बातों के बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखें भर आती है, लेकिन कलेक्टर साहब ने उन्हें कभी भी ऐसा कोई बात महसूस नहीं होने दी। समय ऐसे ही बीतता गया। अब वो शीतल सर का एक लड़का होता है। वो जिस जॉब को करता है उसमें कुछ धांधली करने की वजह से उस पर केस दर्ज हो जाता है और उसे ये बात भी पता थी कि उसके पिता भी अब वृद्ध आश्रम में नहीं रहते बल्कि एक कलेक्टर के घर में रहते हैं और वो अपने बचाव के लिए सीधा कलेक्टर साहब के घर पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद बाहर गार्ड से कहता है कि मुझे इस घर से मेरे एक बूढ़े पिताजी रहते हैं, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आप 2 मिनट बाहर ही खड़े रहिए, मैं अंदर से साहब को बुला कर लाता हूँ, बात करके आता हूँ। अंदर जाकर वो गार्ड शीतल सर से बताता है कि एक नौजवान लड़का आया है जो खुद को आपके बेटा बता रहा है और वो आपसे मिलना चाहता है। तो सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि तुम उससे जाकर कह दो कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो बहुत समय पहले ही मर चुका था। मेरा वो बेटा मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन वो मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ कर गया था। मेरे लाख मना करने पर मेरी एक ना सुनी थी, मेरी भावनाओं का खिलवाड़ किया था। अब सिक्योरिटी गार्ड बाहर आ जाता है और उनके बेटे से ऐसा ही बोल देता है। अब उनका बेटा ये सब सुनता है तो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से अपने पिताजी से मिलना चाहिए।
इसीलिए वो बाहर ही खड़ा होकर अपने पिता का इंतज़ार करने लग जाता है, जो कि आवाज़ें लगाने लग जाता है। कहता है कि पिताजी, मेरी बात को सुनिए, मैं आपका बेटा यहाँ से बाहर खड़ा हूँ। उसके बाद शीतल सर बाहर आते हैं और आकर कहते हैं कि कौन सा बेटा और किसका बेटा? मेरा बेटा तो मेरे लिए उसी दिन मर चुका था जिस दिन वो मुझे अकेले वृद्ध आश्रम में छोड़ गया था। मैंने तुमसे कितनी ही मिन्नतें की थी कि बेटा मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी थी। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। उनका बेटा कहता है कि पिताजी, मैं एक केस में बुरी तरह फंस चुका हूँ। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मुझे लाखों के पैसे डाल देगी, लेकिन सिर्फ आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी जान बचा सकते हैं। आप कलेक्टर साहब को बोलकर मुझे इस केस से निकलवा दीजिए। लेकिन शीतल सर कहते हैं कि ये तेरे बारे में कर्मों के सज़ा है जो आज तुझे भगवान ने दे दी है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो तुमने बोया था आज तुम वही काटना ही पड़ेगा। इतना बोलकर शीतल सर गार्ड से कहते हैं कि इसे यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाल दो। ऐसे मुजरिम को अपने दहलीज पर भी ना रोको। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो शाम में कलेक्टर साहब घर वापस लौटते हैं तो उन्हें भी सारी बातों को पता चलता है कि आज शीतल सर का बेटा उनसे मिलने आया था, उन्हें यहाँ लेने आया था और उन्होंने यहाँ से धिक्कारते हुए भगा दिया था। कलेक्टर साहब को भी पहले से ही पता था कि उनका बेटा अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए वो भी इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं लेते और बात को ऐसे ही जाने देते हैं। इस सब के बाद शीतल सर अपने विषय में साथ ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को 100 रुपये देकर उसकी सहायता की और उन 100 रुपयों का बदला उस लड़के ने। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप